Hello everyone, welcome to Crash Course of Commerce. In today's day number 6, we will discuss Unit 6, that is Business Management and HRM, and also it includes OB, Organization Behavior. तो सबसे पहले हम जो है इसका सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में आपकी क्या क्या इंक्लूड है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो यहाँ पे जो है, आई होप जो मैं सभी वीडियोस में बोलती हूँ आपको कि यहाँ पे आप एक कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठ जाइए। एक शॉर्ट में जो है आप इसके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इससे ये बेनिफिट होगा कि जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे कि आज हम यूनिट 6 डे 6 है हमारा, तो आज मैं ये मान के चलती हूँ कि आज हमारा जो यूनिट 6 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होगे तभी आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर यूनिट को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो मैं आपसे यही होप करती हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे। कि फिर ये भी नहीं है, आप इसको जो है डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि आप सेकंड वीडियो नेक्स्ट डे जो वीडियो देखेंगे वो मे बी इवनिंग तक देखें, तो आपके पास आज का पूरा दिन है और कल तक का दिन है, जब तक ये दूसरी वीडियो आपको मिल नहीं जाती है, नेक्स्ट डे नहीं आपको मिल जाता है। ठीक है, तो तब तक आप इस यूनिट पे काम करिए। तो ये टाइम जो है सबसे बेस्ट जो है सेल्फ स्टडी का है। सेल्फ स्टडी से ही जो है आपको अब जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, जहाँ से भी आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं डीप में, तो वो चीज़ें जो है फिर से रिवाइज करने का टाइम है। ठीक है, और अभी भी जो है इस तरह की नोट्स बना लीजिए, सो डेट आपको एग्जाम से पहले उसको सिर्फ एक बार जो है नज़र मारनी पड़े कि हाँ ये चीज़ें ये हैं, क्योंकि इस चीज़ में जो है पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। कोई भी फॉर्मूला लर्न नहीं करने है कि आपको फॉर्मूला ही लर्न करने पड़ेंगे, नहीं, कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करनी है। बस चीज़ों को जो है एक तरह से क्रैमिंग करनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अब आप क्रैमिंग किस चीज़ की करेंगे, कौन सा जो है फंक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, कौन सी थ्योरी, यहाँ पे कितनी सारी थ्योरी है, मोटिवेशन, लीडरशिप थ्योरीज, आपकी जो है परसेप्शन, एटीट्यूड, यहाँ से भी जो है आपकी थ्योरीज बनती है। तो इनके जो है लीडर्स हैं, जो भी इनके प्रोपाउंडर्स हैं, वो सब आपको लर्न करनी है। ठीक है, तो मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट देख ले। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्वियसली ये चीज़ हम कब से पढ़ रहे हैं, जब से हमने कॉमर्स को स्टार्ट किया है, तो 11-12 से हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्योंकि तब से ही हमें जब मैनेजमेंट पढ़ रहे तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल्स और उसके फंक्शन से समझाया जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस यहाँ पे हम कवर कर लेंगे, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस को देख लेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ से क्वेश्चंस बता दिया मैंने कि यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से। ठीक है, यहाँ से भी कोई भी 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं, यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रिंसिपल टॉपिक से। ये 2 प्रिंसिपल है ना, 2 टॉपिक है, प्रिंसिपल प्लस फंक्शंस। तो यहाँ से भी कई क्वेश्चंस बन जाते हैं और प्रिंसिपल से भी क्वेश्चंस। और ये देखिए इस पूरी यूनिट से आपके 10 to 12 क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये यूनिट्स जो है आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका जेआरएफ के टारगेट की तरफ। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है बहुत अच्छे से कर लीजिए, इस यूनिट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए 1 और 2 डेज के अंदर ही। तो प्रिंसिपल से 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं और यहाँ से जो है असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस बन जाते हैं। असर्शन रीजनिंग के अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, बट हो सकता है मिल जाए। ठीक है, एक्सपेक्टेड है ऐसा। तो प्रिंसिपल से सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल्स में क्या बात बोली गई है। तो लास्ट टाइम भी इसी तरह के क्वेश्चंस बने थे, इजी क्वेश्चंस होते हैं, और वो इजी तब लगते हैं जब आपको चीज़ें पता होती है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो बहुत वाइड टॉपिक है, पूरा जो है फंक्शन ही चलता रहता है जो हम पढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें, राइट। तो इन पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस जो है थोड़ा सा किया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या फॉर्मल है क्या इनफॉर्मल है, यहाँ से भी बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या फॉर्मूला है, ये आपने करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसकी क्या अथॉरिटी होती है, किस जो है क्या फ्लो रहता है, कौन किसका सबऑर्डिनेट होता है, कौन किसका सुपीरियर होता है, किस चेन में ये जो है कम्युनिकेट करते हैं, इस तरह से। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपका जो है 90% आपका बन जाता है हर बार। ठीक है, नेक्स्ट इज मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है। वी ऑल नो, जो भी जो है पहले दे चुके एग्जाम, तो वहाँ से मोटिवेशन की थ्योरीज के बारे में, लीडरशिप की थ्योरीज के बारे में बिल्कुल 100%
श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो 2 टॉपिक है, हार्डली 2 ही टॉपिक है, दोनों की थ्योरीज, किसकी थ्योरीज किसने दी है, किस थ्योरी में क्या बोला गया है, क्या मेन टॉपिक है उस थ्योरी का। तो ये चीजें बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। आई विल से कि इन चीजों को रट लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है। तो आई होप आपने अब तक कर भी लिया होगा, हो सकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यहाँ से भी लास्ट टाइम भी क्वेश्चन बना था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स से, यहाँ से भी पक्का क्वेश्चन आता है। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है HR पे हम। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कंसेप्ट, रोल एंड फंक्शंस, तो ये चीजें जो है इतना क्रैम करने वाली जरूरत नहीं है, आपको पता होगी, ये बेसिक चीजें हैं यहाँ तक, ठीक है। क्या जो है कंपनसेशन मैनेजमेंट होता है, ये चीजें यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जॉब इवैल्यूएशन, इंसेंटिव एंड फ्रिंज बेनिफिट्स, ये कौन कौन से होते हैं, ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं, वो आपको लर्न करने हैं। तो जो है कुछ टास्क है जो ये मैं आपको दे रही हूँ, लाइक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल आपको खुद के एंड से करना है। 360 डिग्री कंप्लीट पढ़ लीजिए ये वाला टॉपिक, इसमें कुछ मेथड्स हैं तो वहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। फिर आता है पर्सनैलिटी। अब यहाँ से जो आपका ओबी स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से पर्सनैलिटी से, तो पर्सनैलिटी, आपका परसेप्शन, एटीट्यूड्स, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चंस ओवरऑल में से देखने को आपको मिल जाते हैं, ठीक है। कि कौन सा जो है इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल ग्रुप कम्युनिकेशन, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। सिलेबस का जो पार्ट है वो यहाँ से, तो ये यूनिट 6 है, ठीक है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल है बट अनदर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं किसी भी वीडियो को जो है स्किप करने के लिए कभी भी नहीं बोलूंगी क्योंकि सब जो यूनिट्स हैं अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल सिलेबस में, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल है। हेनरी फेयोल है, किसके द्वारा गिवन है, हेनरी फेयोल ने दिए थे, ठीक है। तो जैसे कि हमें इनकी चीजों के बारे में सिर्फ एक लाइन लर्न करनी है। अब इनके नेम से भी हम देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है, लाइक डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ लेबर, तो इसका क्या मतलब है, काम को जो है स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया होगा, जिसकी जो स्पेशलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग उसको टास्क दे दिया गया क्योंकि वो उस चीज को बेटर तरीके से करेगा। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करना, कैसे करना कि जितनी आप अथॉरिटी दे रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग दो, और ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी आपने उसको कुछ दी नहीं है। अथॉरिटी मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर आपने उसको दी नहीं है, उसको डेलीगेट नहीं की है, तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो बैलेंस तरीके से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करना है। डिसिप्लिन होना चाहिए आपकी जो है जहां पे आप काम कर रहे हैं। अब मैनेजमेंट कहाँ जरूरी हो जाता है, जब लोग ग्रुप में काम करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग जब काम करते हैं तो उनपे मैनेजमेंट करना बहुत जो है जरूरी हो जाता है। तो मैनेजमेंट जो है इसलिए हम करते हैं, ठीक है। आई होप मैनेजमेंट का बेसिक मीनिंग आपको पता होगा। मैनेजमेंट क्या होता है, क्या इसकी जो है नेचर होता है, क्या स्कोप होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर वीडियो बेसिक्स के लिए नहीं है, ऑब्वियसली सिर्फ जो चीजें इंपॉर्टेंट है वहां पे वो चीज हम डिस्कस करें। लाइक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मैं एक बार फिर भी बता देती हूँ कि यह लाइक यूटिलाइजेशन करना प्रॉपर आपके रिसोर्सेज का, और जो वहाँ पे पर्सनल वर्क कर रहे हैं, जो ह्यूमन एसेट्स है उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना, ये एक मोटिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। मोबिलाइजिंग बेस्ट टैलेंट, प्लानिंग फॉर फ्यूचर, मैनेजर्स ही होते हैं जो लोअर लेवल के होते हैं, वो लोग ही जो है फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट हमें पता है एक आर्ट भी और एक साइंस भी है, ये सारी चीजें एक प्रोफेशन भी है मैनेजमेंट, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं डिसिप्लिन। तो ठीक है, डिसिप्लिन होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड में जो है यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। रेम्यूनरेशन मतलब फेयर रेम्यूनरेशन उनको मिलना चाहिए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन एक बार देखने को मिला था। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, एक चेन में जो है उनकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है काम करने का। इक्विटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ये ना हो कि लोग जो है एक दिन ज्वाइन कर रहे हैं, अगले दिन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी होनी चाहिए उनकी पर्सनल में। इनिशिएटिव, ऐसा होना चाहिए कि जो वहां पे लोगों के बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में डर ना हो किसी भी तरीके का, मतलब वो इनिशिएट करे। अगर कोई आइडिया आ रहा है तो वो उस आइडिया को जो है लोगों को, दूसरों को बताए, ठीक है। तो इनिशिएट लेना चाहिए। तो इस तरह को लोगों को मोटिवेट करो, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करो, ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेट करो, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करो, सो डेट वो इनिशिएट ले सके।
स्प्रेड डी कॉर्प्स, ये चीजें बहुत देखने को मिलती है पेपर में इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, स्प्रेड डी कॉर्प्स मतलब आपको जो है टीम में काम करना चाहिए और बेस्ट देना चाहिए अपना। तो दिस इज अबाउट दिस। अब आ जाते हैं हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एक कंप्लीट चार्ट में आपको पूरा फंक्शन गिवन है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, हम जो है जब भी हमने 11th से स्टार्ट किया था अपना मैनेजमेंट पढ़ना, या 12th से जब भी स्टार्ट किया था, तो हम एक चीज देखते थे, एक डायग्राम याद है आपको, ये डायग्राम होता था सर्कुलर में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। कुछ याद आया? मुझे तो याद है बिल्कुल अच्छे से कि जब भी जो है मैंने कॉमर्स स्टार्ट किया था तो ये चीज मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती थी कि फर्स्टली आप प्लानिंग करते हैं। ठीक है, फर्स्टली प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना। लास्ट में क्या करते हैं हम? कंट्रोल। फिर यहाँ पे आप चेक करते हैं जो भी वेरिएंट्स आया, स्टैंडर्ड से चीजें अगर जो है वेरिएट करती है तो आप अगेन क्या करते हैं? प्लानिंग पे मूव करते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस जो है सिंबल से भी दिखा सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, देन आप अगेन प्लानिंग पे आ जाते हैं, लास्ट में आप प्लानिंग फिर से करते हैं। ठीक है, फिर से सेम प्रोसेस चलता है। तो व्हाट इज द नीड? प्लानिंग की क्यों नीड है? प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करता है, पॉलिसीज बनाता है, प्रोसीजर्स बनाता है, मेथड्स बनाता है। ठीक है, प्लानिंग क्या करता है? ये बताता है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, whom टू डू एंड व्हेन विल डू। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको कौन बताता है? प्लानिंग। यहाँ पे प्लानिंग की जाती है, किसकी प्लानिंग की जाती है? ऑब्जेक्टिव्स। क्या आपके फर्म के, ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या आपके ऑब्जेक्टिव फर्म्स की पॉलिसीज हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये मेनली फोकस करता है आपका ऑब्जेक्टिव्स को, पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को। राइट, अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें और देखने को मिलेंगी, लाइक जो है टाइप्स ऑफ प्लान्स। ठीक है, एग्जाम में आता है टाइप्स ऑफ प्लान में से क्वेश्चंस पक्का। तो टाइप्स ऑफ प्लान्स आपको देखने, तो फर्स्ट जो है स्टैंडिंग प्लान्स, स्टैंडिंग प्लान्स। फिर आता है सिंगल यूज प्लान। इसके नेम से ही सजेस्ट है सिंगल यूज, मतलब सिर्फ एक बार जो है आप प्लान बना लेते हैं, वो सिर्फ एक सिंगल, एक पर्टिकुलर थिंग को पूरा करने के लिए, एक पर्टिकुलर यूज के लिए बनाया जाता है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है, दैट इज सिंगल यूज प्लान। ठीक है, जो प्लानिंग आप करते हैं किसी एक सिंगल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और स्टैंडिंग प्लान कौन से होते हैं? रिपीटिव इन नेचर होते हैं एंड यूज्ड इन अगेन एंड अगेन। ऐसे प्लान्स जो रिपीटिव होते हैं, रेगुलर नेचर के होते हैं और अगेन एंड अगेन आप जो है उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, फिर पर्पस, मिशन, ये तो जो है सेम ही है। मिशन और पर्पस जो है क्या होता है? बेसिक फंक्शन और टास्क ऑफ एंटरप्राइज। फिर पॉलिसीज क्या होती हैं? पॉलिसीज पे भी क्वेश्चन आता है, मतलब इनकी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टॉपिक है पॉलिसीज, नो, सिर्फ एक सिंगल डेफिनेशन कर लीजिए कि पॉलिसीज एक्चुअली होता क्या है। तो पॉलिसी क्या होता है? जनरल स्टेटमेंट या फिर अंडरस्टैंडिंग जो प्रोवाइड करती है गाइडेंस, जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग में गाइडेंस प्रोवाइड करती है वेरियस मैनेजर्स को। जैसे क्या पॉलिसीज यही होती है, मतलब एक तरह से पॉलिसीज क्या होती है? बाउंड्रीज जिनके अंडर काम करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 चीजें थी जो प्लानिंग में आपको पढ़नी ही चाहिए। तो एक बार इनको फिर से देख लेना आप, स्टैंडिंग यूज प्लान, सिंगल यूज प्लान, पॉलिसीज, रूल्स। रूल्स भी आता है, क्या होता है रूल? रूल जो है एक तरह से प्लान होता है जो कि एक रिक्वायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन के लिए यूज किया जाता है रिगार्ड टू ए सिचुएशन। ये बहुत रिजिड होता है और डेफिनेट होता है। ठीक है, क्योंकि होता है ना रूल्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन के, लाइक हाउस के भी, अपने घर में रहने के भी, अपने स्कूल कॉलेजेस में भी रूल होते हैं। तो हर जगह के जो रूल होते हैं वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के रूल भी बनाए जाते हैं। तो ये प्लानिंग के अंडर ही आते हैं, क्योंकि ये प्लानिंग में ही आते हैं। ठीक है, बजट, प्रोग्राम्स, ये सब प्लानिंग के अंडर आते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टास्क पे चलते हैं, नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इसमें क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना, वर्क को डिवाइड करना कि कौन किस काम को करेगा,
वर्क का असाइनमेंट करना, अथॉरिटी यूटिलाइजेशन करना, डिपार्टमेंट्स बनाना कि कौन किसके डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, कौन डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी क्या अथॉरिटीज होंगी, ये सब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है डेफिनेटली, वेयर शुड एक्शन टेक प्लेस एंड हु शुड डू व्हाट वर्क। ठीक है, यहाँ पे लोगों को काम दे दिया जाता है कि वेयर शुड एक्शन टेक प्लेस, कहाँ पे कौन सा एक्शन लिया जाएगा, कहाँ पे कौन से प्लान्स बनेंगे, कहाँ पे जो है आपको काम करना है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आते हैं। अब आपने सुना होगा जो है ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, सुना है, जैसे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन जो है 99% जरूर बनता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो देखा गया है, तो एक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड यहाँ से भी क्वेश्चन पक्का बनेगा आपका। तो ऑर्गेनाइजिंग में जैसे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डूइंग ऑफ एक्चुअल वर्क, फिजिकल और मेंटली वर्क यहाँ पे किया जाता है। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है। वन सुपरवाइजर और वन सबऑर्डिनेट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, अब आते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पे। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, परफॉर्म ओनली स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जो जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है उस चीज में जो है उसके फंक्शंस डिसाइड कर दिए जाते हैं, डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, डिसेंट्रलाइज कर दी जाती है अथॉरिटी। अब जैसे कि आप देखते हैं डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, तो लाइक जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो जो है प्रोडक्शन के सारे डिसीजन लेगा। जो फाइनेंस मैनेजर है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो फाइनेंस से रिलेटेड सारे डिसीजन लेगा, कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करना है, कहाँ से फंड को रेज करना है, राइट। तो यहाँ पे जो है क्या कर दिया जाता है, डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, करना भी पड़ता है क्योंकि फंक्शंस के अकॉर्डिंग हो जाता है। फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचेगा, कितना जो है प्रोडक्शन करवाना है, कितना सेल करना है, क्या प्राइसिंग रखनी है प्रोडक्ट की, किस तरह से सेल करना है, किस तरह से मार्केट में उसको जो है क्या किस तरीके से उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना है, ये सारी चीजें सबके होती है। तो ये फंक्शनल हो जाता है। सुटेबल फॉर बिग बिजनेस, क्योंकि बिग बिजनेस के लिए सुटेबल होता है। मोर एक्सपेंसिव होता है, बट ये नो फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैव अथॉरिटी ऑफ आइडियाज एंड नॉलेज। ठीक है, अब आता है एक्चुएटिंग। इसमें क्या आ जाता है, मतलब ये एक तरह से कौन सा होता है, डायरेक्टिंग फंक्शन। ठीक है, इसमें मिसिंग है स्टाफिंग। स्टाफिंग को हम यहाँ पे कर लेंगे, स्टाफिंग मिसिंग है क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या आता है, स्टाफिंग। ठीक है, तो स्टाफिंग जैसे कि इसके नेम से सजेस्ट है, यहाँ पे जो है लोगों को, बेस्ट पर्सन को बेस्ट प्लेस पे रखा जाता है, रिक्रूट किया जाता है, उनको सिलेक्ट किया जाता है, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ये पूरा एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो स्टाफिंग के अंदर आता है। देन इज एक्चुएटिंग या फिर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या आते हैं, अब लोगों को काम दे दिया। ठीक है, डायरेक्टिंग में उन लोगों को जो है मोटिवेट करना। मोटिवेट कैसे करना, इंसेंटिव्स देके मोटिवेट करना, उन पे जो है लीडरशिप से उनको अफेक्ट करना, लीडरशिप का जो है पॉजिटिव अफेक्ट डालना उन पे। एक लीडर होता है जो उनको समझाता है, कम्युनिकेट करना उनसे, टाइम टू टाइम डेवलपमेंट करना उनकी। तो दिस इज एक्चुएटिंग। व्हाई एंड हाउ शुड ग्रुप मेंबर्स परफॉर्म देयर, क्यों वो लोग काम करें, क्यों ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को जो है अचीव करने में हेल्प करें, उनके और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो कोऑर्डिनेट करना यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जरूरी हो जाता है। तो इस जो है फंक्शन में आपका जो है कोऑर्डिनेट करने का काम होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में रिपोर्ट्स, कंपैरिजन, कॉस्ट एंड बजट्स, यहाँ पे आपके जो है टेक्निक्स आती है। कंट्रोलिंग की टेक्निक्स आती है, दो तरह की टेक्निक्स होती है, एक मॉडर्न और एक ट्रेडिशनल। तो दोनों तरह की टेक्निक्स आपको करके जानी है एग्जाम में। ठीक है, मूव फॉरवर्ड। अब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपका बनता है कि व्हाट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एस्टैब्लिश विद द एक्सप्लिसिट एम ऑफ अचीविंग वेल डिफाइंड। जो गोल ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड करे हैं, सिर्फ उनको अचीव करने के लिए काम करना। दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड टुगेदर बाय अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स। ठीक है, एक अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है उसी को फुलफिल करना, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रह के। इट रिकॉग्नाइज सर्टेन टास्क व्हिच आर टू बी कैरिड आउट टू अचीव इट्स गोल्स। रूल्स एंड रिलेशनशिप ऑफ पीपल इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर इम्पर्सनली डिफाइंड। एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन एफिशिएंसीज। इसका जो एम्फेसिस होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, सिर्फ और सिर्फ मेन होता है एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, कंफर्मिटी, कंसिस्टेंसी एंड कंट्रोल रखना।
द सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गेट लिटिल टेंशन। यहाँ पे कोई टेंशन दी नहीं जाती है कि लोगों का अपना खुद का इंटरेक्शन भी होता है, ग्रुप्स भी होते हैं, लोग जो है उनकी कुछ जो है साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती है, वो सब यहाँ पे मैटर नहीं करती इस ऑर्गेनाइजेशन में। अब आते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये स्प्रिंग ऑन इट्स ऑन, गोल्स आर इल डिफाइंड एंड इंटेंजिबल्स। यहाँ पे लोग अपनी मर्जी से गोल बनाते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लोगों से जो है बात करते हैं, ठीक है, अपना एक अलग से सर्कल बना लेते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय जनरलाइज्ड सॉर्ट ऑफ पावर रिलेशनशिप। Power in informal organization has basis other than rational legal right. It doesn't have any well-defined task. यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड टास्क नहीं होते, कोई गोल नहीं होते, कोई रूल्स नहीं होते, कोई रेगुलेशंस नहीं होती, कोई चेन नहीं होती कि किस चेन में आपको बात करनी है, ठीक है। रिलेशनशिप अमंग पीपल आर इंटरपर्सनल। यहाँ पे इंटरपर्सनल होते हैं जो रिलेशनशिप होते हैं, राइट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन, इसको ग्रेप वाइन भी बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं अब मोटिवेशन थ्योरी पे। मोटिवेशन थ्योरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। यहाँ से क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपके बनते हैं। मोटिवेशनल टेक्निक्स भी आप देख लेना और ये भी देख लेना, ठीक है, थ्योरीज। तो यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन इस पे नहीं करेंगे। अब मोटिवेशन थ्योरी जो है दो टाइप्स की थ्योरी है, एक तो कंटेंट थ्योरी, एक प्रोसेस थ्योरी। तो कंटेंट थ्योरीज में क्या है, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, हर्जबर्ग मोटिवेशन, इसको टू फैक्टर थ्योरी भी बोला जाता है। टू फैक्टर थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट इज मैकलेन नीड्स थ्योरी, अल्डरफर्स अर्ज थ्योरी, रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इसने जो है मैस्लोज की जो उसने 5 नीड्स दी है उसी को इसने ग्रुपिंग कर दी है, उसी को इसने जो है ERG नाम दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट फिर प्रोसेस थ्योरीज में रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इसमें 3 जो है आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अदाम इक्विटी थ्योरी, इनकी क्या क्या वैल्यू होती है, लाइक बैलेंस 0 होता है, फिर इंस्ट्रूमेंट्स जो होती है रिवॉर्ड्स होता है उसको 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होती है। गोल सेटिंग थ्योरी एंड रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ठीक है। तो आ जाइए मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स पे। तो फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स की सबसे पहले इसने बोला है कि हम लोग जो है 1 बाय 1 अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं। पहले हम अपनी लोअर लेवल की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स। नीड टू स्टे अलाइव, टू ब्रीथ, टू ईट, टू ड्रिंक एंड टू स्लीप, ठीक है। ये हमारी बेसिक नीड्स है कि हमें जो है रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमने सुना ही है, तो ये बेसिक नीड्स है, वो हमारी सेटिस्फाइड हो जानी चाहिए। जब हमारी बेसिक नीड्स सेटिस्फाइड हो जाएगी देन हम सेफ्टी नीड्स पे जाएंगे। सेफ्टी नीड्स मतलब टू फील सेफ एंड सिक्योर, कि मेरी जो जॉब है वो सेफ रहे, मेरी जॉब ना चली जाए, सिक्योर रहूं, मेरे पास कोई घर होना चाहिए रहने को, दैट्स दिस तरह की आपकी नीड्स। फिर सेफ्टी नीड्स से आप जाते हैं सोशल नीड्स पे। सोशल नीड्स मतलब अब आप एक सोशल एनिमल है, सोसाइटी में रहते हैं, तो आपकी जो है नीड है आपको लव की, अफेक्शन की, एक मेंबर ऑफ ग्रुप, फ्रेंड्स, फैमिली, इन सब की नीड होती है। तो देन आप सेफ्टी के बाद एक सोशल नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं। मैस्लोज ने बोला है कि एक टाइम पे आप एक ही नीड अराइज होती है और जब एक नीड सेटिस्फाइड हो जाती है देन आपकी दूसरी नीड्स अराइज होती है, ठीक है। फिर इसके कुछ क्रिटिसिज्म थी वो भी हम देख लेंगे। फिर आती है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड, जब मेरी सोशल नीड सेटिस्फाइड होगी देन आई विल कम एस्टीम नीड्स, नीड टू फील वर्दी एंड रिस्पेक्टेड। अब मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, मतलब ऐसे लेवल पे पहुंच जाना चाहिए जहाँ पे जो है सोसाइटी मुझे जो है रेस्पेक्ट की नज़रों से देखे, मेरी सोसाइटी में रेस्पेक्ट हो, ऐसा मुझे कुछ करना चाहिए, ठीक है। एस्टीम नीड्स होनी चाहिए। अपनी जो लग्जरियस नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करना इन एस्टीम नीड्स। देन आई विल कम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स नीड टू डू वर्क वी लाइक। फिर ऐसा काम करना चाहिए क्योंकि अब ये सारी नीड्स मेरी सेटिस्फाइड हो चुकी हैं, मेरे पास मनी की जगह मनी है, घर की जगह घर है, लग्जरियस चीज़ों की जगह वो चीज़ें हैं। अब मुझे अपनी लाइफ पे काम करना चाहिए, अपनी नीड्स पे, जो मेरी हॉबीज हैं, बेसिकली हॉबीज पे ये काम करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज अब फिर इसी पे देख लेते हैं जो एल्डरबर्ग्स अर्ज थ्योरी है वो क्या कहती है। उसने जो है पहली दो नीड्स हैं उसने उसको एग्जिस्टेंस नीड बोला है, ठीक है। एक बार मैं इसको क्लियर कर देती हूँ।
तो उसने पहली दो नीड्स को बोला है ये हमारी एग्जिस्टेंस नीड है, ये हमारी बेसिक नीड्स है, ठीक है। नेक्स्ट उसने दो नीड्स को बोला है रिलेटेडनेस। इसका मतलब रिलेटेडनेस मतलब कि हमारी जो नीड्स है वो रिलेट करती है विद पीपल, रिलेशनशिप पे बेस होती है ये वाली नीड्स हमारी, कि जिसके बारे में हम केयर करते हैं, वी लव, दीज नीड्स आर सेटिस्फाइड बाय पर्सनल रिलेशनशिप एंड सोशल इंटरेक्शंस। अब लास्ट की जो उसने नीड्स है उसको उसने ग्रोथ नीड बोला है कि यहाँ पे हम ग्रोथ वाली स्टेज पे होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि एग्जिस्टेंस नीड्स में कौन सी दो नीड्स आती है मास्लोस नीड हायरार्की की, ठीक है। सो मूव फॉरवर्ड। अब हम आ जाते हैं हर्शबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, ठीक है। उसने दो चीजें बोली कि दो फैक्टर्स होते हैं इसमें, मोटिवेशनल फैक्टर और हाइजीन मेंटेनेंस फैक्टर। तो इसमें पूरी चीजें गिवन है कि हाइजीन मेंटेनेंस फैक्टर्स कौन से होते हैं। तो देखिए, पीपल टू वर्क विद गुड वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, पेंशंस, पेड इंश्योरेंस, जॉब सिक्योरिटी, वैकेशंस, हॉलीडेज, गुड पे, ये हाँ जो है एक हाइजीन मेंटेनेंस फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट इज मोटिवेशनल फैक्टर्स। मोटिवेशन जो हमें देते हैं, इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग वर्क, यूटिलाइजेशन ऑफ वांट्स, कैपेबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, समथिंग मीनिंगफुल, रिकॉग्निशन ऑफ अचीवमेंट, इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये थी यहाँ पे। अब ये चीजें बचती हैं जो है व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये चीजें आपको करनी है। एक्स एंड वाई थ्योरीज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एक्स एंड वाई थ्योरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो एक्स थ्योरी जो है वो नेगेटिविटी को बतलाती है कि नेगेटिविटी कि जो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ डरा धमका के जिनसे हम काम करा सकते हैं, वो एक्स थ्योरी में मतलब जो है लोग हेट करते हैं वर्क को, तो उन पे प्रॉपर जो है आपको थ्रेड बना के रखना पड़ता है, उनको जो है नेगेटिवली मोटिवेट करते हैं आप। फिर वाई थ्योरी वो कहता है, ये जो है वाई थ्योरी में फिर ये कहता है कि लोग जरूरी नहीं है उनको डरा धमका के काम करो, कुछ लोग सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं, उनको अपने गोल को अचीव करना होता है। तो ये सारी चीजें वाई में आती है आपकी, ठीक है। आई होप ये चीजें जो है आपको हेल्प करेंगी एग्जाम में। अब आते हैं थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। अब देखिए इसमें मैंने ये कंप्लीट नहीं करा है, बट ये थ्योरीज जो है कुछ आप अपने इनसे करेंगे, बट इंपॉर्टेंट भी है। एक्सपेक्टेंसी, रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और आपकी अदाम्स इक्विटी थ्योरी, ठीक है। फिर आपकी जो है लीडरशिप आ जाती है, लीडरशिप टेक्निक्स भी आपको करनी है बहुत अच्छे से, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बिहेवियरल थ्योरी ये 4 पार्ट में डिवाइड है। ट्रेड थ्योरीज, ट्रेड थ्योरीज क्या होती है कि एक इसमें बोला गया है ट्रेड थ्योरी में कि आपके पास जो कैपेबिलिटीज, लीडर वही बनते हैं जिनके पास इनबॉर्न जो है ये क्वालिटीज होती है। तो ट्रेड थ्योरीज बेस्ड ऑन ट्रेड्स होती है क्वालिटीज, ट्रेड का मीनिंग ही क्वालिटीज होता है। It is more systematic in its analysis of leaders, like great man theory. This theory assumed that leaders' personal traits are the key to leadership. कि जो लीडर्स की जो पर्सनल ट्रेट्स होती हैं, पर्सनल क्वालिटीज होती हैं, वो ही एक लीडरशिप की सक्सेस होती है। तो इनमें कौन कौन सी क्वालिटीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेड थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे जो है इसका डायग्राम आपको दिया गया है। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स में एबिलिटीज, उसकी पर्सनल ट्रेट्स और मोटिवेटर्स कि कौन कौन सी क्वालिटीज एक लीडर में होनी चाहिए, और ये बोला है उसने कि ये बाय बर्थ होती है। तो एबिलिटीज लाइक सुपरवाइजिंग एबिलिटी, इंटेलिजेंस, इनिशिएटिव। पर्सनल ट्रेट्स में सेल्फ एश्योरेंस, डिसिसिवनेस, डिसिसिव होना चाहिए, और फेमिनिटी, मैच्योरिटी, वर्किंग क्लास एफिनिटी। मोटिवेटर्स में नीड फॉर ऑक्यूपेशनल अचीवमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पावर ओवर अदर्स, हाई फाइनेंशियल रिवॉर्ड एंड जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बिहेवियरल थ्योरीज में कौन कौन सी होती है और क्या क्या चीजें आती है। What does a good leader do? मतलब बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि एक गुड लीडर क्या करता है, फोकस ऑन हाउ लीडर्स बिहेव, कि ये फोकस करता है कि एक लीडर कैसे बिहेव करता है, लीडर का क्या जो है रिलेशनशिप है अपने जो है सबॉर्डिनेट के साथ, ठीक है। अब ये कंटिंजेंसी थ्योरी है, ये सिचुएशनल इन्फ्लुएंस गुड लीडरशिप होती है, सिचुएशन पे डिपेंड होती है कंटिंजेंसी, कि जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो है लीडर्स काम करते हैं। प्रिडिक्ट विच लीडरशिप स्टाइल बेस्ट इन ईच सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट ट्रेड थ्योरीज हम कर चुके हैं। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन मेक ए गुड लीडर, की कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जो एक लीडर में होती है। लीडरशिप एमर्जेस फ्रॉम पर्टिकुलर ट्रेड्स। पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्योरी, पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्योरी में क्या आता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लीडर्स पावर, लीडर्स की पावर का क्या सोर्स है।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं फंक्शन ऑफ एचआरएम। अब एचआरएम है तो एचआरएम की बेसिक चीजें जो भी होती है, डेफिनेशन, मीनिंग क्या होता है, तो वो सब आपको करना है। तो जो है एचआर, ह्यूमन रिसोर्स जो है एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का। तो जो अफेक्टिव यूटिलाइजेशन है सभी रिसोर्सेज का डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि जिस तरह की क्वालिटीज होगी, जिस तरह का आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स काम करेगा, उसी तरह से जो है ह्यूमन आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करेगा। अगर आपके पास अच्छे जो है ह्यूमन रिसोर्स है तो आपके जो है रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, आप ग्रो करेंगे, सर्वाइव करेंगे मार्केट में, क्योंकि वो एक तरह से आपकी ह्यूमन कैपिटल है। क्योंकि जो मैन, मशीन, मटेरियल है, इन सब को कौन डील करता है, ये बिना एचआर के, बिना ह्यूमन रिसोर्स के, बिना मैन के कंप्लीट नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फंक्शंस होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, स्टाफिंग फंक्शन, मेंटेनेंस, मोटिवेशन, कम्युनिकेट, एम्प्लॉय, शेयर्ड सर्विसेज एंड एचआर शेयर्ड सर्विसेज। ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा एचआरएम इसी में आपका क्लियर हो जाएगा, आपका कंसेप्ट। देखिए स्टाफिंग फंक्शन में क्या है, एक्टिवेट एचआरएम कंसर्न विद सोर्सिंग एंड हायरिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉइज, कि कहाँ से कौन से सोर्सेज जो है मुझे क्वालिफाइड एम्प्लॉइज हायर कर सकते हैं। मेंटेनेंस फंक्शन, अब उनको मेंटेन करने का मतलब, एक्टिविटीज इन एचआरएम कंसर्न विद मेंटेनिंग एम्प्लॉइज कमिटमेंट एंड लॉयल्टी, यहाँ पे ट्रेनिंग आ जाती है आपकी। ठीक है, रेम्युनरेशन उनको फिक्स करना, ये सब मोटिवेट करना उनको, कम्युनिकेट प्रोग्राम्स, एम्प्लॉइज रिलेशन फंक्शंस, concerned with employees communication among organization members, share services and HR share services. Next is recruitment process. अब रिक्रूटमेंट करना, ठीक है, कौन कौन से सोर्सेज से करेंगे रिक्रूटमेंट। क्या होता है, आप अपने बेस्ट पर्सन्स को जो है हायर करते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है आपको, आप क्या करते हैं, उनको हायर करते हैं। तो फिर आप सोर्सेज देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज से जो है आप HR को रिक्रूट कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन ऑर्गेनाइजेशन, कि आप हर एक पर्सन को स्टिमुलेट करते हैं कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है एप्लीकेंट बने, आपके लिए जो है एक कह सकते हैं कि आप उसको स्टिमुलेट करते हैं कि वो वहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करे। ठीक है, अप्लाई फॉर जॉब्स। तो कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, तो रिक्रूटमेंट का जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जो है सोर्सेज भी आ जाते हैं और आपका जो प्रोसेस होता है वो भी। पहले प्रोसेस देख लेते हैं। तो पहले वो रिक्रूटमेंट प्लानिंग करने हैं कि आखिर उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने परसेंट की नीड है। तो मान लीजिए 100% की नीड है, ठीक है, उसने प्लानिंग की। फिर स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, वो सर्च करता है, स्ट्रैटेजी डेवलप करता है कि कौन कौन से सोर्सेज से जो वो 100 मेंबर्स को रिक्रूट कर सकता है, इंटरनल से कर सकता है या एक्सटर्नल से करे, तो ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देन सर्चिंग, फिर वो सर्च करता है। देन स्क्रीनिंग करता है, जितने भी एप्लीकेंट्स आए, मान लीजिए 1000 एप्लीकेंट्स आए बट उसको तो 100 चाहिए, तो वो बेस्ट पर्सन को जो भी क्वालिटीज होती हैं, जो भी क्वालिटीज उसको रिक्वायर्ड है, वो सब वहाँ से सर्च करता है और बेस्ट कैंडिडेट को ही वहाँ पे रिक्रूट करता है। फिर इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करता है। देन सोर्सेज क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो ट्रांसफर कर देता है इंटरनली ही जो है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। मान लीजिए इस डिपार्टमेंट में एक पर्सन की नीड है तो ये दूसरे डिपार्टमेंट से ला के यहाँ पे कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। ये किसी दूसरी जो है कहीं दूसरी ब्रांच से जो है यहाँ से वो उसको ला सकता है। बाय प्रमोशन, प्रमोशन कर दे, अपग्रेडिंग कर दे, डिमोशन, रिटायर्ड एम्प्लॉइज, रिट्रेंचमेंट एम्प्लॉइज, डिपेंडेंट एंड रिलेटिव ऑफ डिकेज्ड एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल कहाँ से जो है वो एक्सटर्नली रिक्रूट कर सकते हैं, तो प्रेस एडवर्टीजमेंट निकाल के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से सुना है ना आपने, कैंपस रिक्रूटमेंट जो होता है वो यही होता है आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। प्लेसमेंट एजेंसीज, वो एजेंसीज मतलब आउटसोर्स से जो है जहाँ पे जो प्लेसमेंट एजेंसीज होते हैं वहाँ से वो जो है कैंडिडेट्स को ले आते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स अप्लाई रेफर, रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट, जो अनस्किल्ड पर्सन्स होते हैं उनको जो है फैक्ट्री के गेट पे कोई नोटिस लगा दिया जाता है, वहाँ पे जो है अनस्किल्ड लोगों के लिए ये जो है हायरिंग की जाती है। ठीक है, तो लास्ट टाइम यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। देन सिलेक्शन पे आते हैं, रिक्रूट हो गया, अब जो है 1000 लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशंस डाली है। अब उनमें से जो है सिलेक्ट करना बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होगा।
देन वो एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, फिर स्क्रीनिंग करेंगे उन एप्लीकेशंस का, रिसीविंग एप्लीकेशन, मान लो 1000 एप्लीकेशन उन्होंने ले ली, फिर स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, फिर यहाँ पे ही वो क्या कर देते हैं, जो पर्सन, अब 1000 आ गए, 1000 की ले ली उन्होंने, अब स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, अब इनकी स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग मतलब ये सर्च करेंगे कि कौन सा पर्सन है जो इस जॉब से मैच ही नहीं करता है, तो उसको वहीं से जो है छाट देंगे और वहां से उसको जो है एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर देंगे, वहीं से ही उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, आगे नहीं भेजेंगे, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है। फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा, जो यहाँ से जो है मान लीजिए 1000 में से कुछ 300 एप्लीकेंट्स जो है वो छाटे गए हैं, फिर उनका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ से निकल जाएंगे, कुछ इंटरव्यू में निकल जाएंगे, कुछ रेफरेंस चेकिंग में निकल जाएंगे, कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन में निकल जाएंगे, और फाइनल सिलेक्शन में हमें कितने चाहिए थे, 100, और फाइनल में वो 100 लोगों को जो है रिक्रूट कर लेते हैं, ठीक है। अब इंटरव्यू के क्या टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है, मिक्स्ड इंटरव्यू, बिहेवियरल इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू, 1-to-1 इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, ये सारी चीजें जो है आपको सर्च करनी है कि ये सारे इंटरव्यूज कौन से होते हैं, क्योंकि जितना आप सर्च करेंगे उतना ज्यादा आपको लॉन्ग टाइम के लिए लर्न रहेगा। अब फिर जो है सिलेक्शन के बाद अब जितने लोगों को रिक्रूट किया गया उन सबको क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग के भी कुछ वेरियस मेथड्स होते हैं, लाइक ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो वेस्टिबल ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ही, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वेस्टिबल ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मतलब यहाँ पे पढ़ाया भी जाता है आपको, और जो है फील्ड वर्क में भी काम कराया जाता है। कोचिंग ट्रेनिंग बाय सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर होता है वो आपको ट्रेनिंग देता है। ओरिएंटेशन या फिर इंडक्शन ट्रेनिंग, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। अंडर स्टडी ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपको रोटेट कर दिया जाता है, फिर आप हर तरह का काम सीख लेते हैं, डेट इज जॉब रोटेशन ट्रेनिंग। असिस्टेंस टू ट्रेनिंग मैथड, टीचिंग मशीन मैथड। फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जो जॉब के इन्वायरमेंट में, मतलब जहाँ पे आपको काम करना है वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं देते, बट द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देते हैं, लाइक कॉन्फ्रेंस, लेक्चर, सेमिनार्स के थ्रू आपको समझा दिया जाता है क्या क्या कैसे कैसे आपको करना है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग, डिस्कशन, क्लासरूम ट्रेनिंग आपको दे दी जाती है। केस स्टडी, केसेस के थ्रू, के वेरियस केसेस होते हैं कि अगर इस केस है तो ये आपको कैसे हैंडल करना है, तो इस तरह से जो है करते हैं। रोल प्लेइंग से समझाते हैं। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग और सेंसिटिव ट्रेनिंग। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथड्स है ट्रेनिंग के। आपसे कोई भी दे दिया जाएगा कि ये कौन सा मेथड है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, तो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। देखिए इस पर्टिकुलर यूनिट में जो है इतना जो है कुछ भी हार्ड नहीं है, जो चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं उतना भी कर लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा आप सबके लिए। अब आता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन। जैसे कि इसके नेम से पता है यहाँ पे क्या होता है, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन, कि उनको भी मैनेजमेंट का रोल समझना चाहिए, क्योंकि वो ही जो है आखिर काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रॉफिट उन्हीं से अर्न होता है, तो उनको भी जो है एक पार्ट समझना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में उनका जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इन इंडिया वाज गिवन इंपॉर्टेंस ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इस कॉन्सेप्ट को जो है पॉपुलैरिटी मिली है, इंपॉर्टेंस दी गई है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वाज द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन व्हिच रिकमेंड फॉर द सेटिंग अप ऑफ वर्क कमिटीज। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो 1947 में फ्रेम किया गया था उसमें ही जो है ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि वर्क कमिटीज बनानी चाहिए। द जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल वर एस्टैब्लिश इन 1950 में जो है मैनेजमेंट काउंसिल एस्टैब्लिश की गई थी, जो कि इंक्रीज करती है लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कि लेबर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट के, उनकी आइडियाज को भी जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उनके क्या आइडियाज हैं, क्या इनिशिएटिव वो लेना चाहते हैं, क्या चेंजेस वो चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। Since July 1975, the two-tier participation called shop council at shop level and joint council were introduced। ठीक है, ये काउंसिल इंपॉर्टेंट है कि काउंसिल कब इंट्रोड्यूस की गई थी। वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट बिल 1990 में पास हुआ, पार्लियामेंट में आया, विच प्रोवाइड स्कोप फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द वर्कर्स। यहाँ से उनको जो है अपलिफ्टमेंट मिली। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, मोस्ट डायनेमिक ह्यूमन रिसोर्सेज बिल्ड करना, सेटिस्फाई वर्कर्स सोशल एंड एस्टीम नीड्स, उनकी सोशल और एस्टीम नीड्स को सेटिस्फाई करना। ठीक है, ये सब उनके जो है ऑब्जेक्टिव्स थे। पढ़ लीजिए एक बार।
अब इन एक्ट्स को आप देख लीजिए कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, ये सब इसी में आएंगे, इसी में कवर किए जाएंगे। ट्रेड यूनियन एक्ट है, इसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई थी, राइट, ये सब जो है आपको देखना है। और भी लाइक जो है अब कौन कौन से टॉपिक है जो मैंने आपको अभी दिए हैं। तो मोटिवेशन थ्योरीज आपको करनी है, मोटिवेशन थ्योरीज, हाँ उनको भी देख लेना है एक बार। लीडरशिप थ्योरीज करनी है बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा टॉपिक है लीडरशिप, तो यहाँ पे कंप्लीट होना मुश्किल था, इसलिए जो है सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका दिया गया है यहाँ पे। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्वेश्चन आता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्वेश्चन आता है 360 डिग्री, इसके कुछ मेथड्स होते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना प्लीज। फिर आपका जो है लाइक जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, आपके जो है इंसेंटिव्स और फ्रिंज बेनिफिट्स, ये सब कर लेना। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, परसेप्शन इज इम्पोर्टेंट, परसेप्शन के लाइक आपने सुना होगा स्टीरियोटाइपिंग, हेलो इफेक्ट्स, प्रोजेक्शन, ये सब टेक्निक्स लर्न करनी है, देख लेना, इनके कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना प्लीज। पर्सनैलिटी की थ्योरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी की थ्योरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है मोस्टली टाइम, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, ये सब आपको